हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, सब किसी न किसी जो है केमिकल कंपाउंड से, एलिमेंट्स और कंपाउंड से बने होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम केमिकल से बने होते हैं, जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सब में सेम रहता है। इस जो चैप्टर है इसमें हम यही पढ़ेंगे, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब जो है किस तरह से बनते हैं और ये इनका क्या फंक्शन होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनसे बनी है। तो हम उनको एनालाइज कैसे करेंगे, केमिकल कंपोजिशन को। रासायनिक संगठन का विश्लेषण जो है वो कैसे होगा। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये कार्बनिक यौगिक जो वो किस रूप में मिलते हैं, ये हम इनको कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनका जो केमिकल एनालिसिस है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी जीव उत्तक जो है, लिविंग टिश्यू है, जैसे कोई वेजिटेबल या फिर जो लिवर है उसका पीस ले लो। इसमें हम देखेंगे कि केमिकल्स क्या प्रेजेंट है इसमें। तो हमने ये पीस लिया और इसको जो है हमने खरल और मूसल की सहायता से जो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड है उसके साथ हमने इसको पीस लिया। उसके बाद हमको जो है एक स्लरी मिलेगी, एक गाढ़ा जो है पदार्थ मिलेगा। तो अब इसको हम एक महीन कपड़े में से जो है निचोड़ के और देख लेंगे। तो हमको दो जो है इसमें पार्ट्स मिलेंगे। एक तो फिल्ट्रेट होगा जो कि अम्ल में घुला होता है, उसे हम निसंयंत्र कहते हैं, यानी कि ये सॉल्युबल होता है एसिड पूल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और एक होता है जो इसमें सॉल्युबल नहीं होता है, जो होता है रिटेंटेट, जो कि उसके अंदर ही रह जाएगा। जो ये क्लोथ है इसके अंदर ही रह जाएगा। और जो लिक्विड यहाँ पे हमने लिया है वो होता है फिल्ट्रेट। और दूसरा जो है वो अंश में अविलय होता है। आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ पे क्या है कि ये जो फिल्ट्रेट है ये एसिड सॉल्युबल होता है। तो इसी में जो है हमको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जो एसिड सॉल्युबल पूल है। अम्ल घुलनशील भाग में जो है हज़ारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया है साइंटिस्ट ने। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है में पाया जाता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। ये सारे जो है कहाँ पे मिलते हैं, भूपर पट्टी में। लेकिन जो सिलिकॉन है वो हमारी बॉडी में नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है। और बाकी के सारे जो है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, ये कैल्शियम, जो पोटेशियम वगैरह, ये सब हमारी बॉडी में मिलते हैं। और इनका स्पेसिफिक फंक्शन रहता है, जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में, उनको रेगुलेट करने में। ये सारे केमिकल्स जो हैं, ये सारे जो तत्व हैं, एलिमेंट्स, ये हमारी बॉडी इनसे ही मिलके बनी है। हमारी शरीर में सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन की मात्रा है 65 आउट ऑफ 100% में। एंड देन है कार्बन 18.5। तो ये, और सबसे कम जो है वो है मैग्नीशियम। ये जो कंपाउंड हम उस एसिड सॉल्युबल जो फिल्ट्रेट है हमारा, उससे हम जब निकालेंगे, हम उनको अलग अलग जो है कर सकते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो ये जो कार्बन कंपाउंड है जो हमको लिविंग टिश्यू में मिला है, इसे हम जैव अणु कहते हैं या बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा भी ये हमारे जो शरीर है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी जो है वेट ले लेंगे, जैसे कि लीफ ले ली मान लो हमने, या फिर हमने लीवर का पार्ट ले लिया छोटा सा। हम पर्ण या यकृत की थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे और फिर उसको ड्राई कर देंगे। तो जब उसको ड्राई कर देंगे तो पानी सारा उससे निकल जाएगा और सिर्फ जो है उसमें क्या है, उसका जो ड्राई वेट है वो रह जाएगा। अब ये जो टिश्यू है हम इनको जला देंगे। तो जलाने से क्या होगा कि जो CO2 और जल वाष्प है वो अलग हो जाएंगे। अब हमारे पास जो है क्या बच जाएगी, उसकी भस्म बच जाएगी, जो बाकी जो पदार्थ रह गया है।
सो इस भस्म में जो है अकार्बनिक तत्व मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। और इसके अलावा जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, ये घुलनशील अम्ल में घुलनशील अंश हैं, ये भी मिलते हैं इसमें। सो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, कार्बनिक यौगिक जो है, इनको हम जैव अणु कहते हैं। सो इनके अलावा भी जो है अकार्बनिक तत्व और यौगिक भी जो है जीवों में मिलते हैं। तो इसके लिए हम एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो कोई लीफ ले लिया हमने, या फिर यकृत का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, तो ये जो है नम भार कहलाता है, यानी वेट वेट कहलाता है ये। फिर इसको सुखा दो, तो इससे क्या होता है, जो हमें ड्राई वेट मिल जाता है। तो ड्राई वेट को जब जलाएंगे तब उसमें से जो वाटर वेपर है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो ऑक्सीकृत होकर और गैसीय रूप में निकल जाता है। फिर अब हमारे पास जो बच गया वो राख या वो जो ऐश है, तो उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको मिल जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे हमको उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा जो अकार्बनिक यौगिक जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, जो कि अम्ल में घुलनशील हैं, ये भी इसमें हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ देखो, ये एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें दे रखा है कि अकार्बनिक अवयवों की जो सूची है, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जल है, और यौगिक जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट और सल्फेट आयंस। तो ये सारे जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं या एलिमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी में मिलते हैं, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये मिल जाएंगे। सो अब केमिकली तो हम इनको बांट सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक्स इनमें। लेकिन बायोलॉजिकली जो है हम इनको पढ़ेंगे, जैसे अमीनो अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, उसके अलावा वसा अम्ल, फैटी एसिड्स हैं। तो इनमें हम जो है बायोलॉजिकली इनको, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। सो जो अमीनो अम्ल हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें अमीनो ग्रुप होता है जो कि और एक एसिडिक ग्रुप होता है जो कि सेम कार्बन पे रहता है, यानी जो अल्फ़ा कार्बन है उसी पे ये लगे हुए रहते हैं। तो इसे हम अल्फ़ा अमीनो जो है अम्ल कह सकते हैं। सो इसमें जो है मीथेन से ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, प्रतिस्थापित हो सकते हैं मीथेन से। तो यहाँ पे 4 जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, जो कि 4 वैलेंसी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। ये जो है हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और जो है एक परिवर्तनशील समूह होता है जिसे हम आर समूह कहते हैं। तो ये जो आर ग्रुप है ये वेरिएबल होता है, ये इसको डिसाइड करता है कि ये जो है इसी आर ग्रुप के ऊपर ही जो है जो डिपेंड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड है ये, या अमीनो अम्ल है ये। सो यहाँ पे जो है प्रोटीन्स, सो हमारे पास सिर्फ जो है 20 टाइप के क्या है कि अमीनो अम्ल होते हैं। सो इनके आधार पर प्रकृति में जो है अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी जो प्रोटीन में है वो सिर्फ 20 टाइप के होते हैं। ये 21 नहीं 20 प्रकार के होते हैं। सो 20 टाइप के अमीनो एसिड जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आर ग्रुप जो है वो एक प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड होता है, जिसमें हाइड्रोजन अगर लगा होगा तो वो सिंपल वाला, ये आर ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन लगा है तो वो सिंपल अमीनो एसिड बनाएगा, ग्लाइसिन। अगर उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा है तो वो एलेनिन बनाएगा। और अगर उसकी जगह जो है हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा है तो वो सीरीन बना देगा। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से जो आर ग्रुप है वो अगर हम उसकी जगह जो आता है तो उससे ये अमीनो एसिड जो है वो डिसाइड होते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड है। तो सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन, क्योंकि यहाँ पे आर जो ग्रुप है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन लगा रहता है। सो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अमीनो एसिड की, इसमें क्या है कि एक अमीनो और कार्बोक्सिल और आर ग्रुप पर जो है ये इन पर डिपेंड करता है कि इसकी जो है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। सो जो नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, जैसे कि इस इन पे जो है इनको बांटा जा सकता है एसिडिक में, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है,
क्षारीय में बांटा जा सकता है, जैसे लाइसिन है। और उसके अलावा इनको हम न्यूट्रल में भी बांट सकते हैं। तो 3 प्रकार में हम इनको बांट सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, यानी उदासीन। तो उदासीन का है वेलिन अमीनो अम्ल। सो इस तरह से जो है इनके डिवीजन किया जा सकता है। सो यहाँ पे ये एक और सिमिलरली एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि टायरोसिन है, फिनाइल एनिलीन है, ट्रिप्टोफैन है। सो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड्स की, वो होता है कि जो NH2 और COOH ग्रुप है उनका आयनाइजेबल नेचर, यानी उनकी आयनीकृत प्रकृति जो है, ये इनका एक और विशिष्ट गुण है अमीनो एसिड्स का। सो ये विभिन्न pH पे जो है अमीनो एसिड्स अपनी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, इसलिए क्योंकि आयनाइजेबल है इनकी वजह से। तो यहाँ पे विभिन्न pH वाले विलयनों में अमीनो एसिड जो अपनी संरचना में इनकी परिवर्तन होता रहता है। सो यहाँ देखो एक अमीनो एसिड दे रखा है। सो ये इस बी वाले को हम ज्विटर आयन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं। सो लिपिड्स जो हैं, अब देखते हैं हम लिपिड्स क्या होते हैं। ये जर्नली क्या है, अघुलनशील होते हैं पानी में, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। सो सिंपल फैटी एसिड्स जो है, जिनमें एक फैटी एसिड एक कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच हो, तो एक आर ग्रुप के साथ। तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक आर ग्रुप से ये जुड़ा रहता है। तो आर ग्रुप जो है उसमें मीथेन, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, या फिर हायर नंबर वाले जो CH2 ग्रुप है, 1 कार्बन से 19 कार्बन तक ये हो सकते हैं। जैसे पामेटिक एसिड है तो इसमें 16 कार्बन मिलते हैं पामेटिक एसिड में। सो 1 से 19 तक जो है इनकी संख्या हो सकती है कार्बन की। और उसके अलावा एक है एरिकिडोनिक अम्ल। इसमें जो है कार्बोक्सिल कार्बन के साथ जो है टोटल 20 कार्बन जो है परमाणु होते हैं। वसा अम्ल जो है संतृप्त, यानी बिना द्विक आबंध के, बिना जो है डबल बॉन्ड के भी हो सकते हैं। और ये जो है असंतृप्त, यानी एक या एक से ज़्यादा जो है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी इसमें पाया जा सकता है। सो बेसिकली ये जो है लिपिड जो है, जो सिंपल लिपिड है, जैसे ग्लीसरॉल है, तो ये ग्लीसरॉल जो है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन जो है, हम इसे कह सकते हैं। सो बहुत सारे लिपिड्स में ग्लीसरॉल और वसा अम्ल दोनों मिलते हैं, यानी जो फैटी एसिड और ग्लीसरॉल दोनों मिलते हैं। सो ये जो है हो सकता है मोनोग्लीसराइड, डाइग्लीसराइड, ट्राइग्लीसराइड, इस तरह से जो है इनको हम बांट सकते हैं। सो इनका जो वसा है ये या तेल जो है, इनका गलन बिंदु के आधार पर ये तेल कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है रूम टेम्परेचर या सर्दियों में भी जो है ये तरल रूप में ही रहते हैं, क्योंकि इनका गलनांक जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये विंटर्स में भी ऑयल के रूप में रहते हैं, ऑयल, जबकि घी जो है वो जम जाता है। सो अब क्या है कि लिपिड्स में फॉस्फोरस होता है, तो इनको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। सो इसमें जो है फॉस्फोरस और फॉस्फोलिकरत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, इसलिए इनको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मिलते हैं, जैसे कि लेसिथीन है। सो ये जो टिश्यूज़ हैं, स्पेशली जो न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं, उनमें लिपिड्स होता है, जो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के साथ जो है पाया जाता है। सो हमने देखा अमीनो एसिड और लिपिड्स के बारे में। इसके अलावा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कार्बन कंपाउंड जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के रूप में भी पाए जा सकते हैं, यानी विषम चक्रीय वलय से युक्त भी होते हैं। तो इसमें से जैसे नाइट्रोजन क्षार है, जैसे कि नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल और थाइमिन। सो ये शर्करा से जुड़कर जो है न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, यानी शुगर के साथ अटैच होकर ये न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। जब इनमें फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है तो इनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सो एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमोसिन, यूरिडिन और साइटिडिन, ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अब इनके साथ जो है ये बन गया है। और उसके अलावा जब इनमें फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, जो तब ये क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, जैसे एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड, यूरोडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।
तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए आरएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाकी ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस बैक्टीरिया सब में जेनेटिक मटेरियल होता है, किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए होता है। सो उनमें ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है हमको सिंपल। सो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट्स का, यहाँ पे ग्लूकोज एंड राइबोज, और ये है अमीनो एसिड्स का, ये आर ग्रुप है जो वेरिएबल है साइड चेन। यहाँ हाइड्रोजन लगा है तो ग्लाइसिन हो जाएगा, मिथाइल लगा है तो एलेनिन, और इथाइल अल्कोहल तो ये सेरीन हो जाएगा। सो यहाँ और उसके अलावा ये वसा अम्ल, पामेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन का है ये, और ग्लीसरॉल। सो ये सारे जो है डायग्राम्स हैं इनके। सो अब क्या है, ये हमने देख लिया कि ये डीएनए और में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। अब प्राथमिक और द्वितीय जो उपापचयी है यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये क्या होते हैं। सो अब यहाँ पे जो केमिस्ट्री में हम बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं स्मॉल बिग, इनको हम आइसोलेट करते हैं। सो उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं और उनका सिंथेसिस भी करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो उनको हम लैब में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। जब बायोमॉलिक्यूल्स हैं तो ये हमारे शरीर में जो है किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह यूज़ होता है। सो अगर ये बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट हैं, जिस ये जो है इनकी प्रेजेंस नोटिस होती है, तो ये होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो कि हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अमीनो एसिड, शर्करा आदि पाए जाएंगे। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं हमको। सो प्राथमिक उपापचय जब ये कोई व्यक्ति प्राणी ऊतकों से ज्ञात कर सकता है तो वो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जब कोई पादप, कवक, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करे और इन प्राथमिक उपापचयों के अतिरिक्त अगर हज़ारों ऐसे यौगिक मिले जैसे अल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवेनॉइड्स हैं, और रबर, वाष्पीकृत तेल, प्रतिजैविक रंगीन वर्णक, इत्र और गोंद इत्यादि। सो ये सारे जो है क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो जाते हैं। तो शुगर्स और अमीनो एसिड्स ये सारे क्या हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही हैं। सो यहाँ पे है जैसे अल्कलॉइड, ये एक टेबल दे रखी है और यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल। वर्णक में कैरोटीनॉइड्स है, एंथोसाइनिन्स है, अल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडेसिन एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हम ये जो है टेबल आप लोग देख लीजिएगा। जब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाइबल फंक्शंस करते हैं और उनके जो रोल्स हैं वो नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में करते हैं। एंड ये जो है ह्यूमन वेलफेयर में जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज़ होता है, जैसे कि रबर है, ड्रग्स है, स्पाइसेस है, सेंट्स, पिगमेंट्स एक्सेट्रा। तो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है, जैसे कि रबर वगैरह की है, इत्र है, जो परफ्यूम्स वगैरह बनाते हैं। ये मनुष्य के कल्याण में उपयोग होते हैं और ये पारिस्थितिक महत्व के भी होते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बृहत जैव अणु क्या होते हैं। ये यहाँ पे एक ऐसे जो है कंपाउंड जो कि एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। इनका जो अणुभार होता है वो 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। डाल्टन जो है यूनिट है इसकी। 18 से 800 जो है डाल्टन इनका अप्रॉक्सीमेटली जो है मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस भी जो है केवल अम्ल अविलय अंश में केवल 4 प्रकार के जो है कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स। ये जो है इनसॉल्युबल है एसिड में। ये जो क्लासेस हैं कंपाउंड्स की, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। लिपिड्स के अलावा जो है ये बाकी का सब जो भार है, अणुभार, वो 10,000 से डाल्टन या फिर इनके
ऊपर होता है। सो इस कारण जो जैव अणु अर्थात जो जीवों में मिलने वाले जो रासायनिक यौगिक हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, ये सामान्यतः जो है सूक्ष्म अणु या फिर जैव अणु होते हैं। सो ये जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर सिंपल बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। और दूसरे जो है जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस है जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं या फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। सो ये दो तरह के हो गए। सो अब लिपिड्स के अतिरिक्त जो ये अविलय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं, यानी ये जो है पॉलीमरिक सब्सटेंस होते हैं सिर्फ लिपिड्स को छोड़ के। लिपिड्स को छोड़ के जैसे कि प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड है, तो ये क्या है, पॉलीमरिक सब्सटेंस है। सो लिपिड्स जो है उनका वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता और ये इनसॉल्युबल एसिड्स में आते हैं। क्यों ऐसा है? सो लिपिड जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और ये जो है लिपिड कम अणुभार के यौगिक होते हैं और ये ऐसे ही नहीं मिलते हैं जी, बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में ये पाया जाता है। जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें ये पाया जाता है। ये अरेंज रहता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है हमने देखा था बाई लेयर, जो जिसमें प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, तो लिपिड्स वहाँ पर पाए जाएंगे। तो जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, उसको पीसते हैं, तो हम जो है उसका सेल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब कर देते हैं तो सेल मेम्ब्रेन और बाकी की जो मेम्ब्रेन्स है वो टुकड़ों में टूट जाती है। एंड यहाँ पे ये वेसाइकल्स बनाती हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, विखंडित हो जाती है और जल में जो है घुलनशील नहीं होती है, अघुलनशील हो जाती है। इसके कारण जो झिल्लियों में पुट्टिका के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेयी भाग के साथ पृथक हो जाते हैं और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं विद एसिड इनसॉल्युबल पूल, और इनको जो है हम मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शंस कहते हैं। और लिपिड्स जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आते हैं, यानी ये वृहत में नहीं आते हैं। सो यहाँ पे जो है लिपिड्स वृहत अणु नहीं है और अम्ल विलय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का ही भाग होता है ये। ये जो पूल है, ये इनसॉल्युबल पूल जो है, ये रफली जो है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है यहाँ पे, और ये मैक्रोमोलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म से हैं और ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनाते हैं, और ये साथ मिलके ये जो है एंटायर केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं लिविंग टिश्यू या फिर ऑर्गेनिजम्स की, यानी लिपिड्स और बाकी के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो सारे मिलके। यहाँ देख लेते हैं हम, जल जो है वो 70 से 90% होता है एक सेल में, और प्रोटीन जो है 10 to 15% होता है, और कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2% और न्यूक्लिक एसिड जो है 5 to 7%, और सबसे कम जो है आयंस होते हैं 1% के। अब प्रोटीन जो है वो क्या है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है और ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखला होती है, एक लीनियर चेन होती है अमीनो एसिड्स की, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक रहती है। अब प्रत्येक अमीनो एसिड जो है वो पॉलीमर है, एक अमीनो अम्ल का बहुलक है यहाँ पे। यहाँ पे हमको 20 टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जैसे कि एलेनिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन, ट्रिप्टोफेन है और उसके अलावा लाइसिन एक्सेट्रा, तो 20 तरह के। तो प्रोटीन जो है ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर नहीं होते हैं। ये प्रोटीन्स, ये अमीनो एसिड्स जो हैं ये दो में डिवाइड किए जा सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में। हमने देखा कि प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, यानी समबहुलक, ये समबहुलक नहीं होते हैं, विषम बहुलक होते हैं। तो समबहुलक एक एकलक की कई बार आवृत्ति के कारण बनता है, यानी जो होमोपॉलीमर है वो एक ही टाइप के मोनोमर की जो रिपीटिंग एन नंबर टाइम्स अगर ये रिपीट हो जाएंगे तो वो होमोपॉलीमर बन जाएगा। जबकि हेट्रोपॉलीमर जो है उसमें डिफरेंट जो है नंबर ऑफ मोनोमर्स होते हैं। ये इन जो अमीनो एसिड्स है ये इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे जो न्यूट्रिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमारी हेल्थ है उसके लिए एसेंशियल होते हैं। तो कुछ अमीनो एसिड जो है वो स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं और जो कि खाद्य आपूर्ति के साथ ही प्राप्त हो सकते हैं, यानी उनको हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं करती है, इसलिए हम उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एसेंशियल नहीं है, बट उनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उनको नॉन एसेंशियल में रखते हैं।
यानी उनको हमको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो नॉन एसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई फंक्शन नहीं है, उनका फंक्शन है, वो उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितने कि एसेंशियल वाले हैं, बट वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे, इसलिए हम उनको नॉन एसेंशियल कहते हैं। सॉरी, जो वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे इसलिए हम उनको एसेंशियल कहते हैं, और वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं तो हम उनको नॉन एसेंशियल कहेंगे, क्योंकि उसकी हमें एक स्पेशल डाइट नहीं लेनी पड़ेगी उनको लेने के लिए। सो प्रोटीन जो है वो बहुत सारे फंक्शंस कैरी करते हैं हमारे शरीर में, बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना हो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो स्पेशल प्रोटीन्स जो है उसमें होते हैं जो कि ये काम करते हैं। उसके अलावा जो संक्रामक जीव हैं उनसे हमारी बॉडी की डिफेंस करने में भी मदद करते हैं, और जैसे कि कुछ एंजाइम्स के रूप में भी जो है ये पाए जाते हैं। सो कोलेजन जो है वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है इन एनिमल वर्ल्ड, और जो रिबिस्को है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिल ऑक्सीजनेज, ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है होल बायोस्फीयर में। ठीक है, तो ये याद रखना। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो बाकी का चैप्टर बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार, आरपीएससी ज्ञान अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ। ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। जी हाँ, अब एसएससी की तैयारी करना हुआ और भी आसान। ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, click on pay you money and pay ₹9 via mode of your choice and enjoy the test series for 1 week.